श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जहाँ शाकाहार से शक्ति उत्पन्न होती है, मनुष्य की वृत्ति सात्विक बनती है, वहीं मांसाहार से उत्तेजना बढ़ती है, मनुष्य की संवेदना घटती है, दया, करुणा, प्रेम जैसे गुण कम होते हैं और पाशविक वृत्तियां बढ़ती हैं। यदि हम ये समझ पाएं कि हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर को ही नहीं वरन मन और बुद्धि को भी प्रभावित करता है, और अगर हम अपने बच्चों को सद साहित्य के साथ शाकाहारी बनाए रखें, प्राणी मात्र के प्रति उनके मन में दया, करुणा, प्रेम जगा सकें, तो सब प्रकार के अपराधों का मूल नष्ट हो जाएगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, स्वभाव में आई विकृतियां अनेक ढंगों से अपनी तृप्ति के आधार खोजती रहती हैं। मनुष्य के स्वभाव में इन दोनों क्रूरता और निष्ठुरता बुरी तरह घुस पड़ी है। शिकार से लेकर फैशन तक सभी जगह विभिन्न तरीकों से निष्ठुरता का नग्न नृत्य होता दिखाई देता है। फैशन की चीजें जैसे चमड़े के बने पर्स, बेल्ट, जैकेट, पाउडर, लिपस्टिक, साबुन, क्रीम, इन सभी में जानवरों का खून, चर्बी, हड्डियां आदि प्रयोग की जाती हैं। मांसाहार व्यक्ति में घुसी क्रूरता और निर्ममता का एक प्रकार है। और भी कई क्रियाकलापों में मनुष्य की क्रूर भावनाओं को व्यक्त होते देखा जा सकता है। अब उदाहरण के लिए शिकार को ही लें। बहुत से व्यक्ति मात्र मनोरंजन के लिए ही निर्दोष निरीह प्राणियों का वध करते रहते हैं। शेर, चीते या अन्य भयंकर खूंखार जंगली जानवरों के शिकार को तो क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि उससे अन्य बहुसंख्यक उपयोगी जीवों की रक्षा होती है और उनका पेट भरने का तरीका भी यही है। पर मनुष्य तो अपने शौक या पैसे के लिए निर्दोष पशुओं तथा सुंदर पक्षियों का शिकार करते हैं। विचारशीलता जहाँ भी होगी, वहाँ मनोरंजन या व्यवसाय के लिए निर्दोषों की हत्या का कोई समर्थन नहीं करेगा। सच्चे अर्थों में तो कोई भी विचारशील व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष ने अपनी बाल अवस्था में ही तीर से घायल हंस की रक्षा करके शिकार की प्रथा का विरोध किया था। अन्य भावनाशील व्यक्तियों के अनुभव से भी यही विदित होता है कि शिकार से मनुष्य की कोमल वृत्तियां कुंठित होती हैं और सहानुभूति तथा सहयोग के गुणों का नाश होता है। इस संबंध में एक रूसी लेखक ने अपना अनुभव लिखते हुए कहा है, मैं जब 10 वर्ष का था तो मेरे पिता एक दिन मुझे अपने साथ शिकार को ले गए। जंगल के समीप पहुंचने पर एक सुनहरे रंग का जंगली तीतर फरफराहट करता दिखाई दिया। उसी समय मैंने अपनी छोटी बंदूक ऊंची करके चला दी और तुरंत ही वो पक्षी लुढ़कता फुदकता तड़पता हुआ मेरे समीप आ गिरा। उस मादा पक्षी का प्रेम मृत्यु वेदना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ था। उसके शरीर से प्राण निकल रहे थे, फिर भी बच्चों के पास वो अपनी बची खुची शक्ति लगाकर अपने घोंसले तक पहुंच ही गया। वहां उसके छोटे बच्चे, जो अभी तक भय से अनजान थे, उसे देखकर खुशी से चहचहाने लगे। वो मादा अपने बच्चों की रक्षा के लिए घोंसले का द्वार अपने पंखों से बंद करके वहीं पड़ी रही। मैं खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वो मेरी ओर ताकती हुई चोट पहुंचाने के लिए मुझे उलाहना दे रही है और बच्चों की रक्षा करने के लिए विनय कर रही है। मैं अपने को अपराधी समझकर हृदय में पश्चाताप करने लगा। इतने में ही उस पक्षी का प्राण उड़ गए। वो अपने घोंसले के समीप ही नीचे गिर गई। मैंने भयभीत होकर अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, ये मैंने क्या कर डाला? पिता ने कहा, बेटे, तूने ठीक किया। पहली बार बंदूक चलाने पर भी बड़ा अच्छा निशाना लगाया। थोड़े समय में ही तुम अच्छे शिकारी बन सकोगे। मैंने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, नहीं, अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं कभी किसी जीवित प्राणी का विनाश नहीं करूंगा। अगर आप इसे मनोरंजन कहते हैं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे मृत्यु की अपेक्षा जीवन प्रिय है। अगर मैं किसी को जीवन दे नहीं सकता तो मुझे जीवन लेने का क्या अधिकार है? कुछ लोग स्वयं तो शिकार नहीं करते, पर शिकारियों द्वारा मारे गए शेर, बारहसिंगा, जंगली भैंसा आदि के चेहरों को मसाले द्वारा सुखाकर
सजावट के तौर पर घर की दीवारों पर टांग देते हैं। इसी प्रकार छोटे घड़ियालों और अन्य कई जंतुओं को भी मुर्दा हालत में भूसा आदि भरकर सजावट के काम में लाया जाता है। ये सजावट ऐसे तो कुछ खराब नहीं जान पड़ती, पर ऐसी वस्तुओं पर सदैव दृष्टि पड़ते रहने से जीवों के जीवन मरण के प्रति उपेक्षा की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है और करुणा की भावना का नाश होता है। खासतौर से जो बच्चे छोटी अवस्था से ही ऐसे वातावरण में रहते हैं, वे पशुओं को भी अपने मनोरंजन की, अपने आमोद प्रमोद के जड़ पदार्थों की तरह समझने लगते हैं और बड़े होने पर उनमें शीघ्र हिंसा और पशुओं के प्रति निर्दयता की भावना का उदय हो जाता है। मनोरंजन के लिए इन प्राणियों के निर्मम वध को तो फिर भी किसी प्रकार अयुक्त ठहराया जा सकता है। विचारशील व्यक्तियों को इन भूलों की ओर आकृष्ट किया जा सकता है, परंतु विज्ञान और आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ पशुओं पर अत्याचार की ऐसी पद्धतियां भी चल पड़ी हैं कि कई बार तो वे आवश्यक लगती हैं और उनको आवश्यक समझकर उनकी निंदा तक नहीं की जाती। उदाहरण के लिए विज्ञान की प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए पशु पक्षियों पर होने वाले अत्याचार को ही ले लें। आजकल शिक्षण संस्थाओं में, स्कूलों और कॉलेजों में जीव विज्ञान की शिक्षा के नाम पर डाइसेक्शन पद्धति प्रचलित है। इसके लिए मेंढक, खरगोश और अन्य कई प्रकार के छोटे जीवों को काटकर, जलाकर, तपाकर, टुकड़े टुकड़े करके, बिजली का झटका देकर तरह तरह के परीक्षण किए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा के नाम पर निर्बल प्राणियों के साथ जो घातक व्यवहार किया जाता है और उनको कष्ट पहुंचाकर मारा जाता है, ये निंदा के योग्य कार्य है। अनेक विदेशी विद्वानों ने इसको अनावश्यक बतलाया है और कहा है कि इस तरह की निर्दयता और अनैतिक परीक्षण किए बिना भी शिक्षा दी जा सकती है। खास तौर से छोटी अवस्था में बच्चों के सम्मुख इस प्रकार का उदाहरण उपस्थित करने से उनकी श्रेष्ठ मनोवृत्तियों का हनन होता है और अपने भावी जीवन में ऐसे बच्चे स्वार्थी और अन्य लोगों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाले बन जाते हैं। ये बात सामाजिक कल्याण की दृष्टि से बहुत हानिकारक है। यदि कोई शिक्षा की दृष्टि से इसको अनिवार्य भी मानते हो तो ऐसे प्राणियों को विद्यार्थियों के सामने मृत अवस्था में लाकर शारीरिक अंगों का ज्ञान कराना चाहिए। यही बात औषधियों के लिए मारे जाने वाले प्राणियों के संबंध में भी कही जा सकती है। उदाहरण के लिए फिश कॉड लिवर ऑयल बनाने के लिए लाखों मछलियों को मारा जाता है और बहुत सी दवाएं पशु पक्षियों को मारकर तैयार की जाती हैं, तो भी रोगों का ठीक इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के शारीरिक संगठन में कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। इसीलिए पशुओं के द्वारा बनाई गई औषधियां एक अनिश्चित परीक्षण के रूप में ही ग्रहण की जाती हैं। रोगी का वास्तविक इलाज तो संयम और प्रकृति के अनुसार जीवन निर्वाह करना है, पर पहले तो तरह तरह के अनाचारों, विपरीत रहन सहन के परिणाम स्वरूप रोगी बनना और फिर उन रोगों से छुटकारा पाने के लिए निरपराध जीवों का नाश करना प्रत्यक्षतः अन्याय युक्त और पागलपन का काम है। मनुष्य जाति की इस क्रूरता और बर्बरता का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अकेले ब्रिटेन में चिकित्सा संबंधी खोजों में एक वर्ष में 50 लाख पशुओं और जीव जंतुओं का जीवन नष्ट किया जाता है। इनमें से बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं जिनकी चीर-फाड़ सीधे बिना बेहोश किए होती है। निरीह प्राणियों की यह मूक व्यथा क्या आकाश को शुद्ध और पृथ्वी को शांत रख सकेगी? उससे प्राकृतिक परमाणुओं में ऐसी हलचल होगी जो पृथ्वी को उदंड और उच्छृंखल मानवों से भर देगी। विषाणुओं की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि हत्या उत्पात से जो बचेंगे उन्हें बीमारियां खा जाएंगी और इस तरह वर्तमान विज्ञान सामूहिक आत्महत्या के दुखद अंत में बदल जाएगा। ये इसलिए कहा जा रहा है कि पशु पक्षियों पर परीक्षण प्रयोगों की पद्धति इतनी क्रूर होती है कि उसे बर्बर और नृशंस ही कहा जा सकता है। एक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला की ओर आपको ले चलना चाहेंगे, जहां आपके लिए दवाइयां बनती हैं, जहां औषधि, शारीरिक क्रिया, अंतरिक्ष आदि के प्रभाव को जानने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। वहां तरह तरह की पीड़ा और यंत्रणाएं देते हुए पशु पक्षियों और कीट पतंगों के साथ हो रही निर्दयता को आप देखेंगे तो कहेंगे, इन सुविधाओं और उपलब्धियों की अपेक्षा हम अभावग्रस्त रहे होते तो कहीं ज्यादा अच्छा था।
ऐसे ही एक प्रयोग में कोलंबिया विश्वविद्यालय में कुत्तों के हाथ पैरों को हथौड़ों से इस तरह कूटा और कुचला गया जिस तरह लोहार लोहे को घन से पीटता है। अधिकांश कुत्ते उसी दिन मर गए। 3 कुत्ते बचे। उन्हें अगले दिन फिर प्रयोगशाला में लाया गया। बेचारों ने घुट घुट कर प्राण त्यागे। प्रयोगों के दरमियान इन्हें पीटना, भूख को मारना, जलाना, सर्दी में ठिठुराना, जब तक थक कर बेहोश न हो जाएं दौड़ाना, पानी में डुबोना, सोने न देना, चमड़ी उधेड़ लेना, शरीर के किसी अंग को विषाणुओं के इंजेक्शन देकर उस हिस्से को सड़ाकर इंजेक्शन तैयार करना, शरीर को जीवित काटकर अनेक प्रकार की चर्बी और औषधियां प्राप्त करना, ये सब अंधी कोठरियों में होता रहता है विज्ञान के विकास के नाम पर। 1628 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में बिल्लियों पर प्रयोग किया गया। उनकी चमड़ी पकड़कर नोचा और झकझोरा गया, कान और पूंछ खींची गई, पिटाई की गई। ये सब केवल इसलिए किया गया कि ऐसा करते समय जीवाणुओं की हलचल का पता लगाया जा सके। एक बार एक बिल्ली की पूंछ को भींचकर किसी औजार से इतना दबाया गया कि खून छलछला उठा। ये बिल्ली 140 दिन तक जिंदा रही। इस बीच उसे लगभग 100 दिन तक इसी तरह उत्पीड़ित किया गया। एक बार कई कुत्ते 65 दिन बिल्कुल भूखे रखे गए। उनके मर जाने के बाद मालूम हुआ कि वैसा ही प्रयोग पहले भी किया जा चुका है। तात्पर्य ये है कि इस तरह के भयंकर प्रयोग बहुत छुपा कर किए जाते हैं। अमेरिका के वॉल्टर हॉस्पिटल में बंदरों को 6-6 घंटे बेहोश रखा गया। चेतना आने पर उनके मस्तिष्क का कुछ अंश काटकर उनमें बिजली के करंट दौड़ाए गए। बंदर बुरी तरह चीखते। कई बार 6-6 घंटे तक लगातार बिजली का करंट डालकर बंदरों को तड़पाया गया। बंदर उछल कूद करते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी निर्दयता से बांधा जाता कि वे हिलडुल तक न सकें। उस समय उनकी आंखें, मुंह और चिल्लाहट से ही उनके भय, कष्ट और पीड़ा को आंका जा सकता है। प्रयोग के बाद न उन्हें कोई भोजन, न पानी, न हवा, न औषधि। बेचारे तड़प तड़प कर प्राण देते हैं और मनुष्य जाति को आशीर्वाद देते हुए विदा होते हैं कि अरे निर्दय मनुष्य, तू किसी का दर्द नहीं जान सकता तो तेरी भी दुर्गति ही होगी। नन्हा मुन्ना सा कोमल बालों वाला एक छोटा सा खरगोश जिसकी आंखों से करुणा ही करुणा टपक रही थी, रस्सी से बंधा बैठा था। एक महाशय ने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कोई तेज रसायन उसके कानों में डाल दिया। निरीह खरगोश बुरी तरह तड़फड़ा उठा, पर भागने और प्राण बचाने के लिए कोई स्थान नहीं था। वह भावना विहीन असुरत्व की काल कोठरी में जकड़ा हुआ केवल तड़पता रहा। रसायन के प्रयोग से कान के पास की सब नसें उभर आईं। उन महाशय ने एक चाकू निकाला और उस उभरे हुए हिस्से में घुसेड़ दिया। रक्त तेजी से बह निकला, उससे बोतलें भरी जाने लगी। खरगोश की देह का सब रक्त निकल आया तो उसे चिमटे में दाबकर इस तरह फेंक दिया गया जिस तरह नींबू का रस निचोड़ने के बाद छिलके को फेंक देते हैं। जीवित खरगोश को मारकर उसकी आंत निकाल लेते हैं और इस पर नवनिर्मित दवाइयों का प्रभाव देखते हैं। चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसी हिंसा सामान्य बात है। कुत्ते के दिल, मेंढक के दिल, कबूतर के दिल और गिनी पिग के गर्भाशय में भी दवाइयों के प्रभाव देखे जाते हैं। इन परीक्षणों के समय इन जीवों को जो मर्मांतक पीड़ा होती है उसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता। अमेरिका की एक प्रयोगशाला में खरगोश का कान काटकर कोशिकाओं पर दवा का प्रभाव देखा जा रहा था। दवा इतनी तीक्ष्ण थी कि प्रत्येक बार के प्रयोग से खरगोश टट्टी पेशाब कर देता। उसकी चीख सुनकर बाहरी लोगों के रोए खड़े हो जाते, पर दवाइयों के नाम पर एक क्रूर अत्याचार चल रहा था। आंख की औषधियों की जांच के लिए खरगोश की आंखों की पुतलियों पर दवाइयां छोड़ दी जाती हैं। कई बार तो उनकी जिंदा आंखें बाहर निकल आती हैं। बेचारे जीव की जान चली जाती है और उसकी पुतली के घटने बढ़ने से वैज्ञानिक अपना अनुमान लगाते हैं। इतना ही नहीं, खरगोश और गिनी पिग के शरीर छील दिए जाते हैं। छीलना बालों का ही नहीं, खाल का भी होता है। खून निकल आता है, तब उस स्थान पर दवाइयां लगाकर उनका रिएक्शन देखा जाता है। फिर उस कटे हुए स्थान पर सुइयां चुभोकर देखते हैं कि वो चिल्लाता है कि नहीं। हमें तो अगर एक कांटा तक चुभ जाता है तो हमारी आंखें छलछला आती हैं। और सृष्टि के निरीह जीवों पर औषधि के नाम पर इस तरह क्रूर अत्याचार किया जाता है, इस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती।
अमेरिका में एक प्रयोग किया गया ये देखने के लिए कि शरीर से अलग रहकर भी क्या मस्तिष्क काम कर सकता है। इसी का अध्ययन करने के लिए लिब्बी बंदर को मेज पर जकड़कर बांध दिया गया। किसी मनुष्य का ऑपरेशन करना हो तो उसे बेहोश किया जाता है, पर यहाँ तो परीक्षण चल रहा है ना। बेहोश किए बिना बंदर का ऑपरेशन किया गया। वो इस कदर चीखा चिल्लाया और छटपटाया कि सारा कमरा विभत्सता से भर गया, किंतु जंजीरें टस से मस न हुई। मस्तिष्क काट कर शरीर के एक हिस्से में सी दिया गया। मस्तिष्क काट देने के बाद भी 5 घंटे तक चेतनशील रहा। उतने समय कोंचने, चुभाने, नोचने, काटने के अनेक प्रयोग चलते रहे। तब कहीं जाकर उस बंदर को मुक्ति मिली, अर्थात वो मर गया। डिजिटैलिस औषधियां जो हृदय रोगों के लिए बनाई जाती हैं, उनका प्रभाव कबूतरों पर देखा जाता है। दर्जनों कबूतरों पर एक साथ ये औषधि इंजेक्ट कर दी जाती है। इंजेक्शन देने के बाद यदि आधे से अधिक कबूतर मर जाते हैं तो ये माना जाता है कि दवा अच्छी बन गई है, अन्यथा फिर इसे नहीं बनाते हैं। रोग प्रकृति की नहीं, मानव स्वभाव की विकृति है। अपने बुरे आचरण का दंड मनुष्य को ही भोगना चाहिए, चाहे वो दर्द के रूप में हो या बीमारी के रूप में। उसे अपने खातिर जीव हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि वो बलात् ऐसा करता है तो आज तो उसका दंड कम ही है। अगले दिनों मनुष्य जाति अपने ही उद्धत स्वभाव के दुष्परिणाम की अब की अपेक्षा 100 गुना अधिक भुगतेगी। चूहे, मेंढक और छोटे छोटे कीड़ों को काटना अब साधारण बात हो गई है। प्रयोग, परीक्षण और मानव सेवा के नाम पर जीवों की जो हत्या की जाती है, उससे आज का सभ्य कहलाने वाला युग आंख मूंद सकता है, पर आत्मचेतना चुप होकर नहीं बैठ सकती। आज का विज्ञानवादी मस्तिष्क इस बात पर गौरव अनुभव कर सकता है कि उसने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, किंतु उसे अपने आत्मिक पतन की खबर नहीं है। किस प्रकार कुरूपता और भयंकरता बढ़ रही है, इसका कोई अनुमान नहीं है। बुद्धि में पार्श्विक तत्वों की अभिवृद्धि किस प्रकार भावनाओं की चेतनता से मनुष्य को दूर लिए जा रही है। आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। हत्या, लूटपाट, विश्वासघात, शोषण, उत्पीड़न, छल की बाढ़ आ गई है, और भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी और ठगी के द्वारा एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से इतनी दूरी हो गई है कि पास पास रहते हुए भी उनमें प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं है, विश्वास नहीं है। सब अपनी अपनी घात में लगे रहते हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र, बहन भाई, सौदागर खरीदार, नेता प्रजा, सब एक दूसरे से खिंचे हैं, एक दूसरे पर संदेह करते हैं। अविश्वास ही अविश्वास, ये सब आत्मचेतना में पार्श्विक दुर्बुद्धि छा जाने का ही परिणाम है। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।